तो इसको हम कहते हैं प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो है या सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि आप एज अ मैन्युफैक्चरर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल कर रहे हो। सो विच इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेलिंग। So it involves the manufacturers selling their products directly to the consumer. तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर पे इंटरनेट लगवाना है। अब घर पे इंटरनेट लगवाने के लिए आप डायरेक्ट पीटीसीएल कॉल करते हैं। पीटीसीएल वाले अपना बंदा भेजते हैं और वो डायरेक्टली आपको जो है वो इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हैं अपनी कंपनी से। सो दैट इज नोन एज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वेरी सिंपल। जैसे आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करें गुल अहमद से, तो गुल अहमद आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो भिजवा रहा होता है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वेरी सिंपल। There is a lower price if sold direct to customers because it cuts out the wholesaler and retailer का profit. अब बेसिकली हम लोग आगे जब और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास आता है एक रिटेलर और एक होलसेलर। क्या आप लोग को पता है ये दोनों हैं कौन? Who is a retailer and who is a wholesaler? रिटेलर बेसिकली वो बंदा होता है जो कि फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इम्तियाज की, तो इम्तियाज स्टोर एक रिटेल स्टोर है क्योंकि इसके पास सारे गुड्स आते हैं। सही है, और कंज्यूमर्स जो है वो फिर इसके पास से गुड कंज्यूम करते हैं, मतलब कि इसके पास से गुड आकर खरीदते हैं। तो जितने भी आपकी शॉप्स या स्टोर्स होते हैं वो रिटेल स्टोर्स कहलाते हैं क्योंकि वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं। दे आर द रिटेलर्स। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बच्चों? यस सर। हेलो, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू जी सर। होलसेलर्स। मूविंग ऑन टू होलसेलर्स। अब होलसेलर्स कौन होते हैं? होलसेलर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस से बल्क में चीजें खरीद लेते हैं। बल्क में मतलब दे बाय लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द बिजनेसेस। ठीक है, अब लार्ज क्वांटिटी जब बिजनेस से खरीदता है तो होलसेलर को मिलता है डिस्काउंट। ठीक है, और होलसेलर क्या करता है? होलसेलर फिर आगे रिटेलर्स को सेल करता है। ठीक है, तो होलसेलर जो है वो बेसिकली अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख के थोड़ा सा वो आगे रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल करता है। और रिटेलर जब आगे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो भी अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर रख रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हो तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना ही कोई होलसेलर होता है ना ही कोई रिटेलर होता है। तो ये लोग जो अपना अपना प्रॉफिट रख रहे थे जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही थी, अब वो प्राइस नहीं बढ़ेगी। सो यू कैन चार्ज लोअर प्राइसेस फॉर योर प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। लिमिटेशंस के डायरेक्ट सेलिंग के, इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। आपको कुरियर स्टोर बनाना पड़ेगा, जैसे जे डॉट का आप देख लें रिटेल स्टोर बना हुआ है। तो अगर आप खुद सेल कर रहे होंगे तो खुद सेल करने की वजह से ये मसले मसाइल आपको फेस हो सकते हैं कि इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू सेल द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। और सेकेंडली दिस इज यूजुअली impractical for most products because consumers probably do not live near to the factory and could not go there to buy the products. तो फैक्ट्री से डायरेक्टली अगर आप सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे गाड़ियां है। अब गाड़ियां फैक्ट्री में बन रही हैं तो आप फैक्ट्री से जाके थोड़ी डायरेक्टली खरीद सकते हो, वो शोरूम पे आएगी और शोरूम के थ्रू आप उसको खरीद सकते हो, राइट? एक मिनट देगा बच्चों। सो बेसिकली तो गाड़ी जो है वो आपको शोरूम से ही मिलेगी, तो इसलिए फॉर सम प्रोडक्ट्स इट्स इम्प्रैक्टिकल कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकें। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। Moving on to second distribution channel,
एक और तरीका है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सेल करने का, दैट इज यूजिंग अ रिटेलर। रिटेलर मैंने अभी आपको बताया, रिटेलर इज द person, the business who sells the consumers product directly. तो कुछ रिटेलर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर से डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड देन दे सेल इट टू द कंज्यूमर। ठीक है। सो प्रोड्यूसर सेल्स डायरेक्टली टू रिटेल आउटलेट्स एंड देन दे सेल द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो है, जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, अब कार मैन्युफैक्चरर शोरूम पे गाड़ी रखवाएगा, फिर शोरूम से जो है वो कंज्यूमर तक गाड़ी सेल होगी। तो बेनिफिट्स क्या है इसके, कि प्रोड्यूसर कैन सेल लार्ज क्वांटिटीज टू रिटेलर्स। तो सबसे पहले तो लार्ज क्वांटिटीज कैन बी सोल्ड टू द रिटेलर्स, तो प्रोड्यूसर की सेल्स अचीव हो जाएंगी। फिर द प्रोडक्ट बिकम्स रिटेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोड्यूसर को कोई टेंशन नहीं होगी कि उसको प्रोडक्ट कहाँ रखना होगा। अब सारी टेंशन रिटेलर लेगा कि उसको प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करना है, प्रोडक्ट को कहाँ रखना होगा, ताकि वो कस्टमर आके देखे उस प्रोडक्ट को और फिर वो सेल हो जाए। सो सारी स्टोरेज कॉस्ट विल बी बेयर्ड बाय द रिटेलर। फिर तीसरा बेनिफिट है, कुड गेट इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस फ्रॉम रिटेलर। अगर प्रोड्यूसर रिटेलर को सेल कर रहा है और रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है, और कंज्यूमर अगर कोई फीडबैक देता है रिटेलर को, तो वो रिटेलर प्रोड्यूसर को वो फीडबैक ये सारी यहाँ से बात क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में क्या है, लिमिटेशंस में देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स। तो आपका कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट कांटेक्ट टू द कस्टमर्स। फिर द प्राइस इज ऑफन हायर देन डायरेक्ट सेलिंग एज द रिटेलर हैज टू कवर इट्स कॉस्ट एंड मेक अ प्रॉफिट। तो रिटेलर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करता है, प्राइसेस को बढ़ा देता है। अब प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगी, तो यू माइट नॉट बी एबल टू अचीव मोर सेल्स। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है क्या है कि रिटेलर जो है, सही है, उसको अपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो प्रोड्यूसर खुद अपनी सेलिंग कर रहा होता है, लेकिन रिटेलर जो है, रिटेलर को अपनी कॉस्ट वगैरह कवर करनी होती है यूजुअली। और कॉस्ट कवर करने के लिए जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी प्राइस ज्यादा रख के बेचता है आगे। फिर रिटेलर सेल्स अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। हम इम्तियाज पे आपको चॉकलेट्स खरीदने जाने हैं, तो चॉकलेट्स आपको हर ब्रांड की मिलेगी वहां पे। तो कस्टमर्स के पास तो ज्यादा चॉइस होती है, लेकिन आपका एज अ बिजनेस नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है। अगर आप ही की दुकान होती या आप ही का अगर कोई स्टोर होता है, जैसे जे डॉट का स्टोर है, तो जे डॉट के स्टोर पे आपको गुल अहमद के कपड़े नहीं मिलेंगे या सफायर के कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ जे डॉट के कपड़े मिलेंगे। तो देयर इज एन एक्सक्लूसिविटी। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं, तो वहां पे आपको हर ब्रांड का कपड़ा मिलेगा। तो हर ब्रांड का कपड़ा मिलने की वजह से क्या होता है कि उसी स्टोर में कंपटीशन बढ़ जाता है और कस्टमर के पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का रेवेन्यू जो है वो लूज हो सकता है, गिर सकता है। सही है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ योर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट इज थ्रू द रिटेलर। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, दैट इज कि आप प्रोड्यूसर जो है वो आप सेल कर रहे हैं होलसेलर को। होलसेलर का मतलब होता है कि बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस से खरीदते हैं माल, जो भी वो बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, तो बिजनेस से प्रोडक्ट वो खरीदते हैं इन बल्क। ठीक है। बल्क में खरीदने के बाद ये बल्क को तोड़ के डिफरेंट रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर्स फिर आगे कंज्यूमर्स को सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज पेप्सी। अब पेप्सी का अपना कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पेप्सी क्या करेगा, पेप्सी एक होलसेलर को कांटेक्ट करेगा। होलसेलर क्या करेगा, वो पेप्सी से बहुत सारा स्टॉक जो है वो परचेज करेगा। ठीक है। और परचेज करने के बाद वो अब क्या करेगा, वो पेप्सी डिफरेंट रिटेलर्स के पास भिजवा देगा। मतलब कि किसी रेस्टोरेंट में भिजवा देगा जहाँ पे पेप्सी रखी जा रही है, कहीं और शॉप्स में रखवा देगा, स्मॉल शॉप्स में रखवा देगा सारी। तो वो रिटेलर्स हो गए सारे, और रिटेलर्स फिर डायरेक्टली पेप्सी सेल करें टू द कंज्यूमर्स। तो ओवरऑल देखा जाए कि होलसेलर क्या करता है, होलसेलर प्रोड्यूसर से
खरीदता है बल्क में, तो इसको थोड़ा सा डिस्काउंट पे प्राइस मिल जाता है, और फिर होलसेलर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल करता है टू द रिटेलर, और रिटेलर थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल करता है टू द कंज्यूमर। समझ आती है बात? जी बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो Yes, प्रोड्यूसर, sir. होलसेलर, फिर रिटेलर, एंड देन कंज्यूमर के पास फाइनली आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको तीन डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसमें आपके दो मिडलमैन आ गए, और फिर फोर्थ है आपका विच इज सिमिलर टू दिस, बट इसके अंदर आ जाता है एजेंट। और एजेंट इज बेसिकली आपका वो बंदा होता है जो कि, अच्छा ये वाला जो चैनल है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 4, जहाँ पे एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, एजेंट जो है वो बेसिकली होता है आपका, समझ ले, एक थर्ड पार्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर 100 फ्लैट्स, अब वो 100 फ्लैट्स मुझे सेल करने हैं, ठीक है, तो मैं एजेंट का इस्तेमाल करूंगा। सही है, एजेंट के लिंक्स होते हैं आपस में। तो एजेंट्स क्या करेंगे, एजेंट्स जो है वो मेरा प्रोडक्ट या तो किसी होलसेलर को देंगे जो कि 5 6 10 फ्लैट एक साथ खरीद लेगा, या फिर वो होलसेलर जो है वो आगे रिटेलर को देगा जो कि एक एक करके सारे फ्लैट कंज्यूमर को सेल कर देगा। तो बेसिकली एजेंट्स जो होते हैं वो एक थर्ड पार्टी होते हैं जो कि आपके बिजनेस को कनेक्ट करवाते हैं टू द होलसेलर्स, और फिर होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को सेल करते हैं, और फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो एजेंट बेसिकली आपकी कनेक्शन बिल्ड करते हैं टू विद द होलसेलर्स। यूजुअली आपको किसी और मार्केट में अगर जाना होता है, ठीक है, तो और मार्केट, किसी और मार्केट में जाने के लिए आप क्या करते हो, आप एजेंट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, अमेजोन इज एन एजेंट। ठीक है, अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये उनको उनको जो है वो एक, समझ लो, कनेक्ट करवा रहे हैं टू द डायरेक्ट कंज्यूमर्स और डायरेक्ट रिटेलर्स। मतलब कुछ रिटेलर्स भी होते हैं जो अमेजोन पे प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, और कुछ कंज्यूमर्स भी होते हैं जो कि प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं, और कुछ होलसेलर्स भी होते हैं जो कि आपका प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा चल रहा है अमेजोन पे, तो वो आपसे होलसेल में खरीद लेंगे ताकि वो आगे सेल कर सकें। तो बेसिकली एजेंट्स का काम होता है कि अपने बिजनेस को, जो भी बिजनेस है, उसको कनेक्ट करवाना टुवर्ड्स द होलसेलर्स। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट लोग, इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हैं, और ये आपकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख रहे होते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट ये है कि मैन्युफैक्चरर में नॉट नो द बेस्ट वे टू सेल द प्रोडक्ट्स इन अदर मार्केट्स, तभी एजेंट्स और होलसेलर्स के जरिए आप दूसरी मार्केट्स में भी एंटर हो सकते हो, दूसरी मार्केट्स में भी अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कराची में अपना बिजनेस स्टार्ट करा, एंड लेट्स सपोज मुझे अपना लाहौर में जो है वो बिजनेस सेट करना है, या प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है। तो अब लाहौर में मैं किसी एजेंट को ढूंढूंगा जिसके लिंक्स होंगे विथ मेनी होलसेलर्स। तो उस एजेंट को मैं अपना प्रोडक्ट बताऊंगा, प्रोडक्ट बेचूंगा, वो एजेंट जो है वो आगे मुझे होलसेलर से कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, फिर वो होलसेलर जो है वो मुझे आगे रिटेलर्स को मेरा प्रोडक्ट सेल करेंगे, और फिर इस तरीके से लाहौर की मार्केट में मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगेन मैन्युफैक्चरर को यूजुअली तरीके नहीं पता होते कि होलसेलर से कैसे कनेक्ट करना है या रिटेलर से कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ये लोग फिर बिजनेस की मदद करते हैं। फिर एजेंट्स विल बी अवेयर ऑफ लोकल कंडीशंस। एजेंट्स यूजुअली लोकल बंदा ही होता है। जैसे मुझे अगर लाहौर में भिजवाना है तो लाहौर का ही बंदा होगा जिसको सारे लाहौर के तरीकेकार, सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो एजेंट्स को लोकल नॉलेज होती है, उनको लोकल कंडीशंस के बारे में पता होता है, तो इसलिए वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस को गाइड कर सकते हैं। सही है, तो बिजनेस को ये भी फायदा है कि उनको लोकल नॉलेज होती है, और लोकल नॉलेज होने की वजह से दे विल बी एबल टू सेल बेटर देन द बिजनेस। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? जी बच्चों, जी सर। हेलो, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लिमिटेशंस। अब इन जो भी होलसेलर और एजेंट के लिमिटेशंस क्या होते हैं? द प्रोड्यूसर हैज लेस कंट्रोल ओवर द वे द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कस्टमर्स। अब कस्टमर को प्रोडक्ट सही तरीके से सेल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा,
क्योंकि अब सारे जो एजेंट, होलसेलर और रिटेलर है, ये लोग हमारे प्रोडक्ट को देख रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बना के क्या कर रहे हैं, एजेंट को सेल कर रहे हैं। अब कस्टमर को प्रॉपरली गाइड करके प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टीसीएल टीवीज की। अब टीसीएल एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी सारी शॉप्स पे भी मिलता है, सही है। और वो ऐसी शॉप्स पे भी मिलता है, थर्ड पार्टी शॉप्स पे, जहाँ पे अदर ब्रांड्स आर आल्सो देयर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी दुकान पे टीसीएल भी है, हायर भी है, सैमसंग भी है, और सैमसंग मुझे एक्स्ट्रा पैसे देता है टू सेल इट्स प्रोडक्ट, तो आप अगर एज अ कस्टमर मेरे मार्केट में, मेरी शॉप में आओगे, तो मैं आपके सामने सैमसंग को ज्यादा प्रमोट करूंगा और टीसीएल या दूसरे ब्रांड्स को कम वो करूंगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे तो ज्यादा कमीशन सैमसंग से मिलेगा ना। तो मतलब इस तरीके से क्या होता है कि आपके कस्टमर्स फिर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और आपकी जो सेल्स है वो अचीव नहीं हो पाती। मैं गया टीसीएल खरीदने, लेकिन उसने मेरा माइंड चेंज करके मुझे सैमसंग पे ले आया, तो टीसीएल की जो सेल होनी थी वो सेल नहीं हुई। समझ आ रही है बात? सो दीज आर द प्रॉब्लम। देन आल्सो दिस कैन बी कॉस्टली। एजेंट को आप सेल करोगे, फिर होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, तो मतलब आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे। फॉर एग्जाम्पल आप पहले डायरेक्ट सेलिंग करते थे, तो डायरेक्ट सेलिंग में 10 रुपए का आप प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते थे। अब बीच में एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये लोग भी अपना लेट्स सपोज 1-1 रुपया रखेंगे, तो 10 + 3 आपका प्राइस हो गई 13 रुपए। अब 13 रुपए का प्रोडक्ट आपका कस्टमर खरीदेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रोडक्ट 7 पे बनाना पड़ेगा। अब 7 पे लाने पे यह है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा वहां पे कम हो जाएगा। अब अगर 7 पे आपका प्रोडक्ट आ जाता है और 1-1 रुपया ये तीनों भी ऐड करते हैं, तो आपका हो जाएगा 10 रुपए। तो आपका प्राइस वही रहेगी, लेकिन ये प्राइस वही कैसे रखी है आपने, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करा। सो इट कैन बी कॉस्टली बिकॉज यू विल हैव टू गिव सैक्रिफाइसेस ऑन द प्रॉफिट मार्जिन। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ आ गई बात? Yes, sir. हेलो अलिशबा, सना, अली, क्लियर है सब? So these Yes, are the sir. जी 4 distribution channels that the businesses use to distribute the product in the market. तो या तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होता है डिफरेंट तरीकों से, मतलब अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लिया या अपना रिटेल स्टोर खोल लिया, तो डायरेक्ट सेलिंग हो रही होती है। फिर उसके बाद आपकी डायरेक्ट सेलिंग के बाद होती है जब आपको रिटेलर लिया, तो दैट इज योर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो प्रोड्यूसर फिर रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर फिर आगे किसको सेल करता है, कंज्यूमर्स को। फिर उसके बाद तीसरी चीज है आपकी, दैट इज होलसेलर। होलसेलर आ जाता है बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस का प्रोडक्ट होलसेलर खरीदता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, और फिर आगे रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने एजेंट्स की। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा आपका, बिकॉज आपके कनेक्शन नहीं है या आपको किसी और मार्केट में एंटर होना है, तो उसके लिए आप एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट आपको कनेक्ट करवाते हैं और अपना कमीशन वगैरह लेते हैं। तो ये आपके 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो कि बिजनेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूजुअली। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट मींस कि आप इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करोगे, ठीक है। विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विल यू बी यूजिंग और विल यू बी यूजिंग फॉर योर बिजनेस। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फैक्टर्स हैं, ये डिपेंड करता है आपका कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप इस्तेमाल करोगे। नंबर 1, जो टेक्निकल प्रोडक्ट है या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो बेसिकली टेक्निकल प्रोडक्ट जो है वो यूजुअली डायरेक्टली सेल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, या आपका नया प्रोडक्ट है, या कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट है जिसको समझाना पड़ेगा कंज्यूमर को कि भाई इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो यूजुअली आप देखोगे वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बिजनेसेस सेल कर रहे होते हैं, सही है। अपने या तो स्टोर्स पे सेल कर रहे होते हैं या अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सेल करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो टेक्निकल प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है। अगर कोई आम सा प्रोडक्ट है, रेगुलर यूज का प्रोडक्ट है,
तो उसके अंदर फिर आपको टेक्निकलिटी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कस्टमर को, तो वो फिर आप रिटेलर या होलसेलर के थ्रू सेल कर सकते हो। फिर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है या सस्ता है। अब जैसे चिप्स है, एक चिप्स को खरीदने के लिए आप खुद कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हो, वो 10 रुपए की चिप्स है या 50 रुपए का पैकेट है चिप्स का, लेकिन आप कस्टमर को समझा रहे हो और दिखा रहे हो और बेच रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यूजुअली जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर यूजुअली चीपर, एंड इनके लिए जो है वो रिटेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर, कि वो होलसेलर, जैसे ये आपके बिस्किट्स हो गए, आपकी ये जेलीज वगैरह, चिप्स वगैरह हो गए, तो ये सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं। और इसको सेल करने के लिए यूजुअली क्या यूज होता है, आपके होलसेलर्स को बेचे जाते हैं और होलसेलर्स फिर आगे रिटेल स्टोर्स पे इसको रखवा रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं होता। लेकिन अगर आप रोल्स रॉयस खरीदने जाएं या कोई एक्सपेंसिव घड़ी खरीदने जाएं, तो उसके स्टोर पे आप जाते हैं तो वो आपको एक पर्सनलाइज सर्विस जो है वो मिल रही होती है, राइट। तो दैट इज बिकॉज वो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए हो रही होती है बिकॉज द प्रोडक्ट इज एन एक्सपेंसिव वन। फिर उसके बाद है आपकी परचेज ऑफन। अगेन, आपका अगर रेगुलर परचेजिंग वाला प्रोडक्ट है, अगर रोजमर्रा जैसे ब्रेड है, ब्रेड आप रोज लेकर आते हैं भाई घर के अंदर, तो ब्रेड आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, आपको रिटेलर्स पे रखवाना पड़ेगा, ताकि कस्टमर रोजाना रिटेलर के पास आके प्रोडक्ट खरीद ले। फिर प्रोडक्ट पेरिशेबल है या नहीं। अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है, पेरिशेबल का मतलब जैसे यही ब्रेड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको उसको रिटेल स्टोर पे रखवाना पड़ेगा ताकि वहां से जल्दी जल्दी कंज्यूमर आके उसको खरीद ले प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट खराब ना हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि गाड़ियां गाड़ियां पेरिशेबल तो नहीं होती, तो गाड़ियों को आप अरसा रख सकते हो या आप स्टोर को कर सकते हो, ठीक है। तो गाड़ियां रखना और गाड़ियों को डायरेक्टली सेल करना इज पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट पेरिशेबल। वेयर एज पेरिशेबल आइटम्स, अगर आप ब्रेड वगैरह की एग्जांपल ले लें, तो उनको जल्दी जल्दी सेल करना होता है, तो उनको आप डायरेक्टली नहीं बल्कि रिटेलर स्टोर्स पे रखवा सकते हो। फिर उसके बाद वेयर आर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट सोल्ड। अब जैसे पेप्सी और कोक, जहाँ पे आपको पेप्सी में दिखेगी, पेप्सी का फ्रिज दिखेगा जिस रिटेल स्टोर पे, वहां पे आपको कोका कोला का भी रिटेल वो फ्रिज दिखेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी फॉलो कर रहे होते हो। जहाँ पे आपको जे डॉट खुला हुआ मिल गया, वहां पे आपको सफायर भी खुला हुआ मिलेगा, वहां पे आपको अलकरम भी खुला हुआ मिलेगा, वहां पे आपको कुल अहमद भी खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट होगा वहीं पे हम उसको सेल करेंगे प्रोडक्ट को अपने। So this is also a factor that considers कि which distribution channel you will be using. Location of customers. Customers आपके डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हो तो कस्टमर आपके ज्यादा करीब हैं या रिटेलर्स के ज्यादा करीब हैं। और कस्टमर का जो समझ लो एक तरीके से बाइंग बिहेवियर है वो क्या है। क्या कस्टमर शॉपिंग मॉल जाके चीजें खरीदना पसंद करता है। क्या कस्टमर जो है वो अपने घर के करीबी स्टोर के अंदर जाके चीजें खरीदना पसंद करता है, या क्या क्या कस्टमर कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा। तो यूजुअली अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जैसे गाड़ी, तो गाड़ी जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि वो कंपनी से डायरेक्ट खरीदे, तो वो कंपनी के पास जाता है गाड़ी खरीदने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग कैन बी यूज इन दैट। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, तो उसके लिए कस्टमर जो है वो ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना चाहता, और वो ये चाहता है कि यार उसके घर के पास ही जो है वो स्टोर हो जिसके अंदर ये सारी चीजें मिलती हो। तो यूजुअली अगर आपकी कस्टमर की लोकेशन ऐसी है कि भाई वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाह रहा, तो आप अपना रिटेलर्स को ही सेल करोगे ताकि कस्टमर के करीब तक प्रोडक्ट पहुंच जाए। और अगर आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए ट्रैवल करना चाह रहा है, तो आप अगर अपना जो ऑफिस है वो दूर भी बनाओगे या आप अपनी शोरूम दूर भी बनाओगे, तो वहां पे कस्टमर आके प्रोडक्ट आपका खरीद लेंगे। फिर सेलिंग अब्रॉड और नॉट। अगर आप बाहर बेच रहे हो तो आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी या होलसेलर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप विद इन अ लोकल कंट्री बेच रहे हो तो फिर आप रिटेलर और होलसेलर से खुद ही भी कनेक्ट हो सकते हो। फिर उसके बाद सोल्ड टू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। सोल्ड टू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के लिए बनाया गया है या कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। अगर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर को सेल कर रहे हो,
तो दैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे हैवी मशीनरीज जो होती है या रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, कभी आप इनका टीवी पे ऐड नहीं देखोगे, कभी ये आपको दुकानों पे नहीं मिलेंगे। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। तो अगर आप प्रोड्यूसर गुड बना रहे हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग इस्तेमाल करोगे या किसी एजेंट के थ्रू आप सेल करोगे? आप खुद रिटेलर या होलसेलर के पास नहीं रखवाओगे प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, कंज्यूमर गुड्स तो आपको फिर रिटेलर के पास ही रखवाने पड़ेंगे, क्योंकि रिटेलर के पास कंज्यूमर ज्यादा आता है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, तो बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रमोशन, विच इज द फोर्थ पी ऑफ आर मार्केटिंग मिक्स। हमने स्टार्ट करा था विद डिस्कसिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हमने डिस्कस करा था कि भाई नया प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, और नए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो है वो क्या कहाँ कहाँ से आइडियाज आते हैं, मतलब ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी उसके अंदर। उसके बेनिफिट लिमिटेशन डिस्कस करे थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करा था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 पीस कैसे रहते हैं, दूसरे 4 पीस के क्या डिसीजन होते हैं, वो भी हमने डिस्कस करे थे। कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रोडक्ट कैसा होता है, उसकी प्राइस क्या सेट करते हैं, उसकी प्लेस क्या होती है, उसकी प्रमोशन क्या होती है। तो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था प्रोडक्ट का वो सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया। फिर हमने प्राइस के बारे में डिस्कस करा, प्राइस में हमने पीएडी का कॉन्सेप्ट समझा, एंड देन वी डिस्कस ऑल द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। फिर उसके बाद तीसरा आज हमने पढ़ा प्लेस, दैट इज द थर्ड पी, और इसके अंदर हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से बिजनेस डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है, और क्या फैक्टर्स है जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर प्रमोशन। A promotion is basically a communication, a way of communicating for the business to the consumers. तो कंज्यूमर बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन करना कस्टमर के को, मतलब एक एक को कॉल करके आप बात नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि लाखों कस्टमर होते हैं, हजारों कस्टमर्स होते हैं। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, आप एक ऐड चला देते हो, ठीक है, या आप कोई भी अपनी प्रमोशन करते हो जो कि मैसेज आपके कस्टमर्स तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली प्रमोशन करी इसलिए जाती है ताकि आप कंज्यूमर से क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको। क्लियर हो गई बात यहां तक बच्चों? Yes, So sir. this is the concept of promotion. So promotion is where marketing activities aim to raise customer awareness of a product or brand, generating sales and helping create brand loyalty. तो प्रमोशन का मेन मकसद क्या होता है? प्रमोशन का मेन मकसद ये होता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ ताकि लोग इस प्रोडक्ट को खरीदें, और खरीदने के बाद आपको सेल्स मिले, और आपका जो कस्टमर है वो आपका एक ब्रांड लॉयल कस्टमर हो जाए। ब्रांड लॉयल कस्टमर का मतलब कि वो फिर आपसे ही खरीदे और किसी और के पास ना जाए। तो यूजुअली प्रमोशन क्यों करी जाती है? व्हाट आर द एम्स ऑफ प्रमोशन? एम्स ये हैं कि भाई टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स ऑन टू द मार्केट। कोई भी नया वर्जन, कोई भी नया जूस का फ्लेवर आ रहा है, फॉर एग्जांपल नेस्ले फ्रूटा वाइटल का, तो वो नेस्ले जो है वो उसको एडवर्टाइज करके बताते हैं। फिर टू कम्पीट विद कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटर कभी ऐड चल रहा होगा तो आपका भी ऐड देना लाजिम है, क्योंकि आपका ऐड अगर आएगा और कॉम्पिटिटर का ऐड आएगा तो कंपटीशन, कस्टमर को पता तो चलेगा कि यार दो बिजनेसेस हैं जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर्स विल हैव अ नो हाउ कि भाई इतने बिजनेसेस हैं, जैसे जूसेस हैं, अगर दो जूस के ऐड चल रहे हैं टीवी पे या तीन जूस के ऐड चल रहे हैं, तो कस्टमर को पता होगा कि भाई ये तीन ब्रांड मौजूद है मार्केट में, और इनमें से जो भी उनको पसंद आता है वो खरीदेंगे। फिर टू इम्प्रूव द कंपनी इमेज, आप प्रमोशन इसलिए करते हो ताकि आपकी कंपनी की इमेज बेहतर हो। सेलिब्रिटीज को लेकर आ गए और रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज को लेकर आ गए। फिर उसके बाद टू इंक्रीज द सेल्स, आप प्रमोशन इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो। एंड टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रोडक्ट के अंदर कि प्रोडक्ट और ब्रांड में फर्क होता है। प्रोडक्ट आपका सिंपल एक प्रोडक्ट होता है, और ब्रांड बेसिकली उसकी एक आइडेंटिटी होती है। तो ये ब्रांड इमेज को प्रमोट करना और ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने का काम प्रमोशन डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, तो हाउ डू वी स्टार्ट द प्रमोशन? बेसिकली प्रमोशन हम स्टार्ट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज अ पेड ऑफ कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट टू एनकरेज देम टू बाय। बेसिकली इसके अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, बिजनेस डायरेक्टली पैसे दे रहा होता है
डायरेक्टली पैसे पे कर रहा होता है टू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और टीवी चैनल्स और सिनेमास और रेडियोस, मतलब जो भी मीडियम आप इस्तेमाल करो, टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स. तो दिस इज द डायरेक्ट पेमेंट दैट द customers may that the business makes to talk to the customers. और इसके अंदर दो तरीके की एडवर्टाइजिंग आप इस्तेमाल करते हो. आपका प्रोडक्ट नया है, कस्टमर को उसके बारे में बताना है, समझाना है किस तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा. तो फॉर दैट यू यूज इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग. और अगर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन आपको कस्टमर को परसुएट करना है कि भाई वो आके प्रोडक्ट को खरीद ले, तो दैट इज नोन एज परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई गाड़ी लॉन्च करी, उस नई गाड़ी के फीचर्स आपने बताए, उस नई गाड़ी के अंदर जो जो कलर्स अवेलेबल हैं वो बताए, उस नई गाड़ी की प्राइसिंग आपने बताई. तो बेसिकली ये आपका एक इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग हुआ, जिसके अंदर आपने पूरे अपने नए प्रोडक्ट की डिटेल्स को समझाया अपने कस्टमर्स को. लेकिन उस एड के अंदर आप शाहरुख खान को लेकर आ गए, ठीक है, तो जो शाहरुख खान आया उसके अंदर, सो दैट इज अ परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. कि शाहरुख खान को अगर आप एड में लेकर आए हो, तो उसके जो फैंस हैं, नाउ दे विल बी परसुएटेड टू बाय दैट पर्टिकुलर कार, बिकॉज देयर फेवरेट एक्टर इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर कार. सो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को या तो किसी सेलिब्रिटी के साथ इंडोर्स कर देते हो, या फिर आप प्रोडक्ट को इतना अच्छा दिखाते हो कि कस्टमर का जो दिल है वो चाहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट खरीद लूं मैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ द कस्टमर्स आर परसुएटेड. जैसे कोई खाने पीने की चीज है, जैसे कोई बर्गर वगैरह है, तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई आपके मुंह में पानी आ जाए. जैसे रमजानों में अक्सर KNN के ऐड आते हैं, सबरोसा के एड्स आते हैं, तो रोजे के अंदर वो रूह अफ़ज़ा के ऐड आते हैं. तो रोजे के अंदर वो आपको इतना जो है वो मजे की चीजें बना के दिखा रहे होते हैं कि आपका दिल चाहते है कि यार ये चीज हम खाएं, तो आप जाके फिर उसको खरीद लेते हैं और इफ्तारी में फिर आप वो चीजें बना रहे होते हैं. सो दिस इज व्हाट परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है. वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा भाई समोसे में इतने ग्राम चिकन है, इतना, या अगर आपकी कोई पेटीज है तो उसके अंदर जो है वो ये सारा एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स डले हुए नहीं. वो आपको परसुएट कर रहा है, वो आपको चीजें इस तरीके से दिखा रहा है कि आपका दिल करे यार आप ये प्रोडक्ट जाके खरीद. सो दिस इज नोन एज परसुएसिव एडवर्टाइजिंग. तो यूजुअली बिजनेसेस दो तरीके की एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल कर रहा होता है, या तो इंफॉर्मेटिव ताकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर परसुएसिव कि प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को परसुएट करने के लिए कि वो आके आपका प्रोडक्ट खरीद. इज दैट क्लियर गाइस? Yes. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया. अब आप एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? रेडियो पे, टेलीविजन पे ऐड देखते हैं, सिनेमा में ऐड देखते हैं. जैसे मूवीज हैं, अब मूवीज के जो ट्रेलर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये मूवीज के एड्स ही तो होते हैं. तो सिनेमा में आप जाएं, न्यूप्लेक्स वगैरह पे जाते हैं, तो शुरू में पहले भाई डिफरेंट ब्रांड्स के ऐड आ रहे होते हैं. ड्यू का ऐड दिख जाएगा आपको, या कोई भी XYZ ऐड दिख जाएगा. फिर उसके बाद मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं, तो वो ट्रेलर्स भी एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है ना, कि आप लोग आए मूवी देखने, तो ये वाली मूवी भी जरूर देखिएगा, ये वाली मूवी भी जरूर देखिएगा. तो ये एड्स आपके चल रहे होते हैं. फिर डिस्प्ले साइंस होती है, नियॉन लाइट्स वगैरह या डिस्प्ले साइंस वगैरह लगाए हुए होते हैं बाहर. अक्सर रोडों वगैरह पे आपने देखा होगा डिस्प्ले चार्ट्स लगे हुए होते हैं, पोल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं डिस्प्ले चार्ट्स. फिर नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर आप जो है वो एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो, लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पे, मैगजीन्स पे लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो आप. जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकलो तो मस्जिद के बाहर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं, या आप किसी मॉल में हो तो मॉल में आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लोग दिख जाएंगे. तो ये लीफलेट्स. डायरेक्ट मेल होता है जैसे कि आप डायरेक्टली ईमेल भेज रहे हो टू द कंज्यूमर्स. तो क्या आपको कोई भी आपने कहीं से परचेज करा ऑनलाइन, तो आजकल आपसे ईमेल एड्रेस मांग लेते हैं आपका, क्या ईमेल भेज दें. तो उसके ऊपर क्या चलाना होता है, उनको प्रमोशनल ईमेल चलाना होता है कि कोई भी ऑफ लगा हुआ है, कोई भी डिस्काउंट लगा हुआ है, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो डायरेक्ट मेल में अंदर आपके आ रहा होता है. या फिर आपके घर के बाहर जो है वो एक बुकलेट रख के चले गए, जैसे इम्तियाज वाले हैं, इम्तियाज वाले एक बुकलेट रख के चले गए कि भाई हमारे ये सारे रिटेल में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप इस प्राइसेस पे आप आके उसको खरीद लें. फिर पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स. पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स बाहर
रोडों पे जो बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। फिर साइड्स ऑफ बैग्स और व्हीकल्स, तो व्हीकल वगैरह पे देखें, जैसे कराची में जो बसें चल रही हैं उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग हुई भी होती है, रेड बस पे, वाइट बस पे, सारी एडवर्टाइजिंग जो है वो लगी हुई होती है। तो बसेस वगैरह पे जो है वो काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग होती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो उसके ऊपर या तो आपका परसुएसिव एडवर्टाइजिंग चिपका हुआ होता है, या तो आपका इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग चिपका हुआ होता है। So advertising, although expensive, allows business to target a large audience and send its message to people beyond its current customers. This attracts more people and can lead to large increase in sales. However, advertising campaigns must be carefully planned to ensure their success. आपने अपना एड बनाया बहुत अच्छा, लेकिन गलत कस्टमर के सामने चला दिया, तो वो कस्टमर कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यू मस्ट मेक श्योर दैट योर एडवर्टाइजिंग इज मेड एंड प्लेड इन फ्रंट ऑफ योर अप्रोप्रिएट ऑडियंस। क्लियर हो गई बात बच्चों? यहाँ तक एडवर्टाइजिंग समझ आता है? Yes, sir. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेल्स प्रमोशन। Now, sales promotion is another type of advertising, or you can say another type of promotion. अब सेल्स प्रमोशन के अंदर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने ये टर्म बहुत सुना होगा, बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री का मतलब क्या है कि अगर एक खरीदोगे तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या हुआ? सेल्स प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि जब कस्टमर कोई भी चीज आपकी आके खरीद रहा है, तो आप उसके साथ उसको कोई इंसेंटिव दे दो, उसके साथ उसको कोई इंसेंटिव दे दो। फॉर एग्जाम्पल, रोज पेटल का टिश्यू खरीदोगे तो केएफसी का एक जिंगर बर्गर और एक ड्रिंक फ्री मिलेगी। तो रोज पेटल का टिश्यू खरीदने पे उसके अंदर आपको एक कार्ड मिलेगा, जो कि आप केएफसी पे लेके जाओगे तो आपको एक जिंगर एक ड्रिंक फ्री मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है कि आप जब रोज पेटल का टिश्यू खरीद रहे हो तो उसके साथ आपको एक इंसेंटिव मिल रहा है। चाय की पत्ती खरीदोगे, सही है, तो चाय की पत्ती के साथ आपको एक मग फ्री मिल रहा है। सो दैट इज सेल्स प्रमोशन, कि भाई आप चाय की पत्ती खरीदें तो उसके साथ आपको एक चाय पीने के लिए मग फ्री मिल रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर सेल्स प्रमोशन। इम्तियाज से शॉपिंग करोगे तो इम्तियाज वाले कार्ड बना के देंगे आपको, विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉयल्टी कार्ड। तो इम्तियाज से जैसे जैसे आप शॉपिंग करते रहोगे, वैसे वैसे उस कार्ड्स में पॉइंट आते रहेंगे, और जब उसमें एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉइंट आ जाए तो फिर आप उसको रिडीम करवा सकते हो इन अ गिफ्ट। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद लो, कुछ भी, वो पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब वो एक तरीके से आपके कैश ही जमा हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें करके आप क्या कर रहे हो? आप परचेसिंग, मतलब जो सेल्स हो रही है, सेल्स के साथ क्या कर रहे हो? प्रमोशन एक ऐड कर रहे हो। क्लियर हो गई बात यहां तक? ऑलराइट, तो sales promotion are incentives such as special offers or special deals aimed at consumers to achieve short-term increase in sales. तो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन में आ जाता है प्राइस रिडक्शन, डिस्काउंट प्राइस पे बेचना, मनी ऑफ कूपन्स, 10% 20% ऑफ के कूपन्स हैं आपके पास। जैसे एक वक्त में अगर आप लोग को याद हो तो आती थी, और उसके अंदर ना बहुत सारे, मतलब 100 से ज्यादा फाड़े कूपन प्रेजेंट करें वहां पे, तो वो आपको उसी हिसाब से डील दे देते थे उस डिस्काउंटेड प्राइस में। तो ये मनी ऑफ कूपन्स होते हैं। फिर बोग ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, बोगो, और या बोग ऑफ बाय वन गेट वन फ्री होता है। फिर फ्री गिफ्ट्स होते हैं, फ्री गिफ्ट्स अटैच होते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज कोई हैंड वॉश खरीदा, तो हैंड वॉश के साथ एक सोप आपको फ्री गिफ्ट मिला हुआ है, सही है। या अगर आपने लेट्स सपोज कोई बॉडी वॉश खरीदा है, तो उसके साथ आपको जो है वो कोई एक गिफ्ट फ्री मिला हुआ है। तो मतलब इस तरीके के फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं। कोई मेकअप खरीदेंगे तो उसकी एप्लीकेशन के लिए आपको कोई फ्री एक इक्विपमेंट दिया हुआ है। फिर कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी आप इम्तियाज स्टोर वगैरह पे जाएं तो कभी कभार कंपटीशन होते हैं ना, जैसे कि आप स्क्रैच करें, एसएमएस भेजें और विन कर सकते हैं, ड्रॉ में नाम आएगा आपका। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स आप स्टार्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोका कोला है तो कोका कोला को अगर दुबई भेजना है अभी लोगों को, अभी उनकी रिसेंट जो प्रमोशन चल रही है वो ये चल रही है कि भाई आप कोका कोला खरीदो, उसके कैप में नीचे एक कोड है, वो कोड आप एसएमएस करो, आपका लकी ड्रॉ में नाम शामिल होगा, फिर आपको कोका कोला वाले दुबई भेजेंगे। तो इस तरीके से आप कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हो ताकि आपकी सेल्स बढ़ जाए। फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल जैसे कोई, लेट्स सपोज लक्स वालों ने कोई नया शैम्पू लॉन्च कर दिया, तो वो शैम्पू जो है वो लक्स सोप के साथ एक शैम्पू का सैंपल फ्री दे रहे हैं। तो वो सैंपल्स देने से क्या होगा कि सैंपल्स ट्राई करेंगे प्रोडक्ट,
और फिर आके वो एक फुल वर्जन प्रोडक्ट जो है वो आपका, या फुल आपका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे आफ्टर यूजिंग द सैंपल। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेस। आप आईफोन खरीदने जाते हो, लेकिन आईफोन खरीदने से पहले आपको देखना है कि यार वो लगेगा कैसे मेरे हाथ में, और मैं उसको यूज करूंगा तो वो कैसा दिख रहा है, उसका वेट कितना है, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। तो उसके लिए होती है पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेस। आप कभी भी इन सेलफोन स्टोर्स, एप्पल के स्टोर पे जाएं, तो एप्पल के स्टोर पे आपको चीजें सामने लगी हुई दिखेंगी। you can handle it, you can use it, you can see how the experience is, and then you can decide to buy। तो सेल्स अगर आप कर रहे हो तो सेल्स के साथ आप उसको एक बेनिफिट दे रहे हो कि पहले वो चेक करे और फिर वो खरीदे। तो ये भी आपका एक पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले या पॉइंट ऑफ सेल डेमोन्स्ट्रेशन होता है। अब पॉइंट ऑफ सेल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई वैक्यूम खरीदा, वैक्यूम खरीदना है, अब उसको नई टेक्नोलॉजी है तो उसको आपको पहले सीखना है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है कि भाई इस तरीके से ये वैक्यूम स्टार्ट होगा, इस तरीके से ये वैक्यूम को यूज करना है, इस तरीके से इसके पाइप चेंज होंगे। तो मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल डेमोन्स्ट्रेशन। फिर आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज खरीदने आए लोग, कस्टमर, फ्रिज मैंने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद ये नहीं है कस्टमर अब जाने उसको क्या करना है क्या नहीं है, हम लोग की जिम्मेदारी खत्म, नहीं। यू शुड मेक श्योर दैट कि आफ्टर सेल सर्विस मिल गए, कि अगर 6 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर देयर एंड यू गो टू द कस्टमर एंड ट्राई टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि कस्टमर को आपके ब्रांड पर एतमाद आ जाता है कि यार ये तो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो अब मैं कोई भी अप्लायंस होगा तो वो इन्हीं के नाम का खरीदूंगा, क्योंकि ये लोग फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक जी बच्चों? Yes, sir. तो दीज आर द मेथड्स और वेज सेल्स प्रमोशन कैन बी अचीव्ड। आपकी सेल्स प्रमोशन है। अब वी विल कंटिन्यू दिस फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। तो सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग का ये डिफरेंस होता है कि एडवर्टाइजिंग के अंदर आप लोग डायरेक्टली पे कर रहे होते हो टू कम्युनिकेट, और सेल्स प्रमोशन के अंदर बेसिकली आप इस्तेमाल कर रहे होते हो योर सेल्स प्रमोशन।